मित्रों, अपने बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री माननीय राजीव चंद्रशेखर जी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय सुधांशु जी से कि आपको संबोधित करें। मित्रों, जो लोकसभा का चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस के चेहरे से नकाब उतरता चला जा रहा है और वो देश के अंदर, भीतर और बाहर सब तरफ से वह नकाब उतर रहा है। आज पुनः एक बार राहुल गांधी जी, जिसके शागिर्द हैं, उनके कुख्यात उस्ताद सैम पित्रोदा साहब ने भारतीय संस्कृति, भारत की पहचान और भारतीय लोगों की पहचान के बारे में बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि यह विषय, कांग्रेस पार्टी जिस सीमा तक जा रही है, यह विषय चुनाव का नहीं रह गया है, यह विषय राजनीति का नहीं हो गया है, यह विषय भारत के अस्तित्व का हो गया है। क्योंकि अब भारत के अस्तित्व पर सीधा सवाल उठाया जा रहा है। उन्होंने अपने बयान में एक इतनी आपत्तिजनक बात कही, जो कि मैं आपको ये 20-25 सेकंड का है, सुनाना चाहता हूं। I can go to any shop and buy anything and stay in any hotel because that's my India. Okay, so that idea of India, which is rooted in democracy, freedom, liberty, fraternity, is being challenged by Ram Temple and Ram Navami and Prime Minister going to temple all the time and talking. मतलब वो महोदय ये कह रहे हैं कि भारत की विविधता और लोकतंत्र, राम मंदिर, राम नवमी और प्रधानमंत्री जी के मंदिर जाने से चैलेंज हो रही है। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि विदेशी मानसिकता के इन सलाहकारों से ओतप्रोत लोग उस विचार को समझ ही नहीं सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी नहीं, इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। कहां ये लोग इसमें पड़े हुए हैं कि सब बाहर वालों ने दिया है। जो सैम पित्रोदा जी का बयान है, यह भारत के उस मूल स्वरूप के प्रति अज्ञानता और अवमानना, मींस इग्नोरेंस एंड कंटेम्प्ट, दोनों को बताता है। इन्हें पता ही नहीं है कि चोल साम्राज्य में बाकायदा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ग्राम सभाएं होती थी। भगवान बासवन्ना के अनुभव मंडपम 11वीं-12वीं शताब्दी में ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा से बहुत पहले से थे। वैशाली का गणराज्य 2600 साल पहले था और वेदों के काल में सभा, समिति, विदत और गण बैठकर कार्य करते थे। और मैं पुनः चुनौती से कहता हूं, भाई अगर आपके दिमाग के ऊपर विदेशी पर्दा है तो हटाइए। सिर्फ भारत में प्राचीन काल में शास्त्रार्थ होता था, धर्म में भी डेमोक्रेसी थी जो दुनिया में कहीं नहीं थी। परंतु क्या बताया जाए, इनको भारत के बारे में समझ ही नहीं है। जिस संस्कृति के बारे में कह रहे हैं कि उसकी वजह से आइडिया ऑफ इंडिया और डेमोक्रेसी कमजोर हुआ, वही हमारी डेमोक्रेसी और विविधता का आधार है। इसीलिए हम दुनिया के इकलौते बड़े देश हैं विच नेवर वेंट फॉर इन्वेजन, बिकॉज in Hinduism there is no concept of conversion। सैम पित्रोदा जी और कांग्रेस पार्टी समझे, और मुझे इसका जवाब चाहिए कांग्रेस पार्टी से। और वो जिस संस्कृति को, मंदिर की जिस संस्कृति के लिए ये भाषा बोल रहे हैं, मुझे इसलिए कष्ट होता है कि बाबरी ढांचे को बचाने के लिए आप अदालत तक खड़े थे, आप राम मंदिर को बदनाम करने के लिए आप 7 समुंदर पार से खड़े हुए हैं। मुझे लगता है ये बहुत आपत्तिजनक है। और वो संस्कृति यदि उन्हें न समझ में आती हो तो मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की वो पंक्ति दोबारा उनको बता देना चाहता हूं, जो उनकी प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसका अंतिम छंद था जो भारतीय संस्कृति के इस आधार को पूरी दुनिया के लिए बताता है कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं
शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये वही हिंदू संस्कृति है जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। अब इसके आगे तो और भी भयानक बातें उन्होंने कही जो आपके संज्ञान में होगा, कि भारत के पूरे अस्तित्व पे सवाल। मुझे समझ में नहीं आता, वो कह रहे हैं उत्तर भारत वाले वाइट हैं, ये पश्चिम भारत वाले अरब हैं, तो पूरब भारत वाले चाइनीज हैं, तो दक्षिण भारत वाले अफ्रीकी हैं। मेरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस का नेतृत्व तो फॉरेन ओरिजिन का क्या हो गया? आप सारे भारतीयों का ओरिजिन फॉरेन में ढूंढने लगे। मैं पुनः कह रहा हूं, कांग्रेस का विदेशी मूल का नेतृत्व आने के साथ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब जगह भारतीयों को विदेशी मूल का ढूंढने लगे। ये भारत के अस्तित्व पर, भारत की पहचान पर, और मैं कहता हूं देश के करोड़ों लोगों से, यह है आइडिया ऑफ इंडिया की लड़ाई। यह आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? यह वही विदेशी मानसिकता है जो अंग्रेजों ने, मुगलों ने हमारे दिमाग में भरी थी। ये कहो सब बाहर से आए थे कि हिंदुस्तान तो एक सराय था। आप सबको याद होगा, हम लोगों ने बचपन में बहुत सुना था, वो शेर दूरदर्शन पे आता था, सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। ये काफिले में सराय बनाने वाले हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट है। हम इस कॉन्सेप्ट को कतई नहीं मानते। हम उस कॉन्सेप्ट को मानते हैं जिन्हें उन्हें न समझ में आता हो कि उत्तरम यद समुद्र से दक्षिणम च हिमाद्र भी वर्षम यद भारत नाम भारतीय यस्य संतति। जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में भूभाग है, वह एक महान देश है जिसमें रहने वाला हर देश भारतीय माना जाता है। इसलिए अब मैं यह कह सकता हूं कि यह कांग्रेस की मानसिकता बहुत साफ है। भारत को अंदर से तोड़ो, उत्तर दक्षिण में तोड़ो, तमिल हिंदी में तोड़ो, अगड़े पिछड़े में तोड़ो, दलित सवर्ण में तोड़ो, उत्तर भारतीय मराठी में तोड़ो, बंगाली पंजाबी में तोड़ो, और बाहर से जोड़ो। यानी भारत को अंदर से तोड़ो और विदेश से जोड़ो, यह इनका कॉन्सेप्ट है। इसलिए मैं साफ यह कहना चाहता हूं कि अब राहुल गांधी जी के उस्ताद ने, यानी उनके गुरु ने जो उस्तादी दिखा दी है, अब मुझे नहीं लगता है शागिर्द का अब कोई ऑप्शन बचा है। और इसके साथ एक और बात साफ हो गई है। ये राहुल गांधी जी जो बोलते थे कि भारत का एक्सरे करेंगे, अब वो एक्सरे उनके उस्ताद ने साफ कर दिया है कि उनकी नजर में एक्सरे क्या है। और कल सोनिया गांधी जी ने कहा था ना, इंक्लूसिव इंडिया, वो इंक्लूसिव इंडिया कितना डिविजिव है ये उससे साफ हो गया है। तो इसलिए मैं अंत में सिर्फ पुनः यह कहना चाहता हूं कि भारत के अस्तित्व के ऊपर अब इस चुनाव को वो ले आए हैं। यह विदेशी मानसिकता और विदेशी प्रभाव के भारत बनाम स्वदेशी और स्वाभिमानी भारत के बीच की लड़ाई है। धन्यवाद। अब मैं माननीय राजीव चंद्रशेखर जी से। Friends, good afternoon. As you are aware, and as my colleague Sudhanshu ji has said, Mr. Sam Pitroda is the chairman of the Indian Overseas Congress. He is a very significant player in the Congress leadership. He is Rahul Gandhi's mentor. What Sam Pitroda says, Rahul Gandhi echoes and amplifies, including traveling all around the US and around the world in tearing down India's reputation, questioning India's democracy, India's EVMs, India's judiciary. All of this has been done by Sam Pitroda along with Rahul Gandhi on numerous occasions. Sam Pitroda is no newcomer to opening his mouth during elections. In 2019, as you are aware, he said, when asked about the 1984 riots, he said, so what? When asked about the corruption during the UPA's 10 years, he said, corruption is a way of life. When he was asked about Pulwama's terrorist attacks, he said, terrorism is a way of life. He most recently said, and as Sudhanshu ji repeated today,
he said the whole nation is hung up on Ram Temple and Ram Janmabhoomi. This same genius also, when was asked in 2019 about middle class taxes, he said, what is the problem? Middle class can afford more taxes. He is not a small figure. He is not an outlier in the Congress ecosystem. He is a very decisive, important figure. And today he has spoken about his idea of India, and therefore Rahul Gandhi's idea of India, and therefore Sonia Gandhi's idea of India. And certainly Sam Pitroda, sitting in Chicago or wherever he is sitting today in the US, considers Indians as a collection of Africans, Chinese, white and Arabs, where he thinks the South Indians are Africans, East Indians are Chinese, North Indians are white, and West are Arabs. While some may find this funny, some may find this idiotic, stupid, this reveals the divisiveness, the racism, the shamelessness, and the ignorance of the Congress leadership. I am saying again, with all the responsibility in my command, when a senior leader of the Congress talks this language, calls South Indians Africans, calls North Indian whites, calls those who are living in the west of India Arabs, and refers to the entire population in East India as Chinese, this reveals the mindset of the Congress leadership, the divisiveness that is ingrained in their ideology, the racism, the ignorance, and the shamelessness. And this takes on an even more bigger impact, because on one hand, you have people like Rahul Gandhi talking about Mohabbat Ki Dukaan, Bharat Jodo Yatra, and if that wasn't hypocritical enough, you have Sonia Gandhi yesterday coming out with a video that talks about inclusivity. When they talk about Bharat Jodo Yatra, when they talk about Mohabbat Ki Dukaan, when they talk about inclusivity, how is it that their own mentor and their senior leader talks about India in such derogatory, Indians in such divisive terms? This constant insult to India, to our democracy, to our system, to our faith, to Sanatana, by the Congress and the INDI alliance is becoming an issue that is being pushed to the limit by the Congress leadership. And I today will draw your attention that on one hand you have Bharat Jodo Yatra and Mohabbat Ki Dukaan and inclusivity. On the other hand you have Arabs, Chinese and this kind of racism and divisiveness. And third hand you have people like D.K. Suresh, the brother of D.K. Shivkumar, talking about South India seceding from North India. And then you have India Alliance partners insulting North India, Sanatana. In a lot of ways, what is playing out in front of us is the Congress's ideology. Full of hypocrisy, full of divisiveness, full of lies, and constant attempt to divide Indians and make India weaker. I today will ask Revant Reddy, the Chief Minister of Telangana and a South Indian. I will ask Pinarayi Vijayan, the Chief Minister of Kerala, a member of the India Alliance and a colleague of the Congress Party. I will ask Siddaramaiah ji, Chief Minister of Karnataka, a Chief Minister of a state from the south of India. And I will ask Stalin, the big support of the India Alliance, what their view on Sam Pitroda, the chairman of the Indian Overseas Congress's description of South Indians being Africans. What is their view on this type of racist attitude by a leader of the Congress Party? On behalf of all of us, we demand an apology from the leadership of the Congress Party, Rahul Gandhi downward, for this type of racist, divisive,
and ignorant and shameless characterization of Indians as Sam Pitroda has done. Thank you. प्रश्न सादर आमंत्रित हैं आमोद राय, नीलू रंजन। कांग्रेस ने इस बयान से किनारा किया है ये कहते हुए कि उनका इससे कुछ लेना देना नहीं है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये कांग्रेस किस तरह का किनारा करती है कि न राहुल गांधी जी कुछ बोलते हैं, न सोनिया गांधी जी बोलती हैं, और कोई दूसरा बोल के सोचेगा कि किनारा कर लिया है, तो मुझे लगता है ये इशारा किस तरफ है, ये देश की प्रबुद्ध जनता भली भांति समझती है कि कांग्रेस का इशारा देश को विभाजित करने और बाहरी शक्तियों के हाथ में सौंपने की तरफ है, और यह बात पुनः साबित हो जाती है कि वो विदेशी शक्तियों के हाथ में खेल रहे हैं। और बड़ी दुखद बात यह है कि वो स्किन कलर के आधार के ऊपर भारतीयों को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और घटिया बयान नहीं हो सकता, और इसको किसी रस्म अदायगी वाले किनारे से निपटाया नहीं जा सकता। I just want to respond in English to this also. ये किनारा का, what is the meaning of किनारा? I don't understand. This particular gentleman, who is the chairman of the Indian Overseas Congress, has repeatedly made comments, repeatedly made statements, and the Congress party will dissociate themselves from that statement. What type of politics is this? When an MP is caught with hundreds of crores, when a corporator is caught with hundreds of crores, the Congress party in Delhi says that हमें उससे लेना देना नहीं है। ये क्या, what hypocrisy is this? अगर if you don't have anything to do with Sam Pitroda, then sack him from the Indian Overseas Congress as chairman. Why is he still a chairman of the Indian Overseas Congress, representing the Congress outside of India? वैसे एक लाइन और कह दूं कि एक तरफ है मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, और अब कह रहे हैं मैंने कर लिया किनारा। हद है। ये देखने वाला कि पिछले कुछ दिनों से राम मंदिर पे काफी ज्यादा हमला बढ़ गया है, और सैम पित्रोदा ने भी कहा कि राम मंदिर और अग्निमुख होने से जो भारत की जो है विविधता और लोकतंत्र खतरे में आ रहा है, तो ये किस रूप में देख रहे हैं कि क्यों हमला बढ़ रहा है? इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि इन लोगों के दिल की ये ख्वाहिश है, वैसे तो वो जो तमन्ना है वो सिर्फ ख्वाबो ख्यालों में रहने वाली है कि अगर इनके हाथ में कभी मौका लग जाए तो ये उसके ऊपर दोबारा बाबरी ताला लगवा देंगे। कारण क्या है कि ये वो सारी शक्तियां हैं जो भारत का वास्तविक प्रभाव उठने नहीं देना चाहती, और राम मंदिर कहीं ना कहीं शताब्दियों के बाद भारत के स्वाभिमान और गरिमा के उठने का प्रतीक हो गया। मैं एक और उदाहरण के लिए बता देना चाहता हूं आप लोग के संज्ञान के लिए कि ये लोग कितनी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। इन्होंने चीन और अरब का नाम लिया। बताइए, चाइना में आप जाके चेक करिएगा, एंशियंट चाइनीज में इंडिया का नाम है ट्यानजाऊ। आसानी से नहीं मिलेगा, वो विकिपीडिया पर तो लेफ्टिस्टों कब्जा है ना, थोड़ा डीप सर्च करिएगा तो मिलेगा। उसका अर्थ जानते क्या है? ट्यान का अर्थ होता है चाइनीज भाषा में हेवन, जाऊ का अर्थ होता है प्लेस। जाऊ वर्ड चाइनीज भाषा में ऐसे जैसे ह्वानजाऊ, ग्वानजाऊ आपने सुना हो, जैसे हमारे यहाँ नागपुर, जयपुर, सोलापुर, कानपुर, वो सोचते थे इंडिया के बारे में प्लेस ऑफ हेवन, और ये मूर्ख लोग हमको ये समझा रहे हैं कि मतलब हम उनसे प्रभावित हैं। अरबी में जो इंडियन न्यूमर्स हैं, न्यूमेरिकल्स, उनको क्या कहा जाता है? हिंदसा, यानी जो हिंद से आए। उन्होंने न्यूमरोलॉजी हमसे सीखी। सर विलियम जोन्स ने खुद ये कहा कि सारी यूरोपीय भाषाएं भारत की संस्कृत से निकली। यानी हकीकत यह है कि यहां से सब ज्ञान बाहर गया, और देखिए विदेशी मानसिकता समझा रहे हैं सब बाहर से यहां आए, इसलिए आइडिया ऑफ इंडिया की लड़ाई है। यह भारत के वास्तविक स्वरूप के अस्तित्व की लड़ाई है। ठाकुर रविंद्र सिंह, जी न्यूज़। सर, चाइना सालों से अरुणाचल प्रदेश पर क्लेम ये इसलिए करते रहा है कि उनका कहना है कि नस्ल और शक्ल दोनों हमसे मिलती है, ये भूभाग हमारा। और आज जिस तरह सैम पित्रोदा ने भी कहा कि नॉर्थ ईस्ट, पूरा नॉर्थ ईस्ट को चाइना से कंपेयर किया, ये चाइना को और बल मिलेगा। देखिए, वास्तविकता में जो चाइना अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम करता, वो इस आधार पे करता है, वो तो बड़ा विचित्र आधार है कि कई शताब्दियों पहले तिब्बत के साम्राज्य का हिस्सा अरुणाचल रहा था, और चूंकि कांग्रेस वालों के लिए परम आदरणीय सम्माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1955 में बांडुंग कॉन्फ्रेंस में, इवन 1950 में यहां के विदेश मंत्रालय ने एक लेटर लिखा
के.एम. पणिक्कर उस समय राजदूत थे, जिन्होंने यह एक्सेप्ट कर लिया कि चाइना का तिब्बत पे कंट्रोल है। मतलब तिब्बतियन सुजेरेनिटी वर्ड नहीं था, सोवेरेनिटी ओवर चाइनीज सोवेरेनिटी ओवर तिब्बत। और इसका जब सवाल पूछा गया है लोकसभा में, जाके चेक कर लीजिएगा, विदेश राज्य मंत्री एक महिला थी, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो मिसरिप्रेजेंट कर दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो सुनिए, चूंकि तिब्बत पे कब्जा हमने मान लिया था चीन का, इसलिए वो उस पर दावा करता है। और अफसोस की बात यह है कि उनके वंश वाले लोग आकर अब उसको एथनिसिटी से भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। इससे ज्यादा दुखद ये नहीं हो सकता कि जो कब्जा करवाया आपके पुरखों ने, आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई प्रश्न? उस विषय पे बताया जा चुका है। वैसे पुनः मैं कह देता हूं, जो मैंने कल कहा था, उनकी नज़र में राम मंदिर बेकार है, मगर गाजियाबाद का हज हाउस अच्छा था, उनके लिए राम मंदिर बेकार है। आगरा का मुगल गार्डन अच्छा था, और हर जिले में बनते हुए कब्रिस्तान अच्छे हैं, वो अच्छा था। और मुलायम सिंह यादव जी ने तो कहा था हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे, और पीवी नरसिम्हा राव ने भी कहा था। और मजे की बात है, एक और बात समझ लीजिए कि अगर हमने कभी नहीं कहा हम मंदिर बनवाएंगे, हमने कहा मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मंदिर तो श्री राम जन्मभूमि न्यास और संत बनवाएंगे। उन लोगों ने कहा कि हम बनवाएंगे तथा कथित बाबरी मस्जिद। और अगर एक और बात समझ लें, धार्मिक आधार पे वो हमसे सवाल कहते हैं, तमाम बातें, वास्तु नहीं ठीक है, मुहूर्त नहीं ठीक है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मुलायम सिंह जी या नरसिम्हा राव को अधिकार था, कांग्रेस पार्टी को या सपा को अधिकार था मस्जिद बनवाने का? इस्लामी मान्यता के अनुसार काफिर को मस्जिद तामील करने का हक ही नहीं है, और वो इस्लामी मान्यता के अनुसार काफिर है। बहुत बहुत धन्यवाद। There is nothing new in this. This has been a typical characteristic statements of opposition parties to create a propaganda. I just want to put forth a certain facts कि हमने, हमारी सरकार आने के बाद बगैर किसी भेदभाव के सभी को गरीबों की योजनाएं मिली हैं। 70% लोग माइनॉरिटी के हैं जिनको कुछ ना कुछ मिला है। हमारे टाइम में आने के बाद पढ़ाई लिखाई में वो स्तर बढ़ा है। और फारूक साहब से मैं कहना चाहूँगा, वो कश्मीर जिसमें धमाके होते थे और किसी भी जुमे की नमाज के बाद एक भीड़ निकल के किसी इंस्पेक्टर अयूब पंडित को कत्ल कर दिया करती थी, वो कश्मीर जहां पर हजरत बल की मस्जिद में कब्जा कर लिया जाता था आतंकवादियों के द्वारा, वो कश्मीर जहां चरारे शरीफ जलाकर मस्तगुल चला जाता था, वो कश्मीर अच्छा था। और आज 1.5 करोड़ से अधिक टूरिस्ट आए हैं कश्मीर में, वो कश्मीर खराब है। पहली बार इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कश्मीर में आ रहा है, और वो भी यूएई की कंपनी लाई है। तो वो कश्मीर खराब है। तो मुझे लगता है किसकी नजर खराब है, किसकी नीयत खराब है, ये देश की जनता भली भांति समझती है।